हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव के सेकंड ग्रुप का ये आखिरी पेपर है, दैट इज़ पेपर नंबर 8। एंड आज हम इसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 14। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप इसको बोल सकते हो इस पूरे सिलेबस का, बिकॉज ऑफ इट्स वॉल्यूम। 30+ पेजेस हैं इसके अंदर कंटेंट में। अप्रोच कैसा रहेगा? मेरा अप्रोच रहेगा आपको कंसेप्ट टू कंसेप्ट हर चीज़ रिलेट कराना, बिकॉज इट इज़ वेरी कंसेप्चुअल। मज़ा आएगा, इतने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं ना उसके अंदर, तो मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है कि हाँ, हम कुछ लाइव एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, कुछ कंपनीज, बड़े बड़े ब्रांड्स जो एग्जिस्टेंस में हैं करंटली और जो आप रोज़ देखते हो अपनी डेली लाइफ में, हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। तो ऐसी पढ़ाई फिर पढ़ाई लगती नहीं है। हाँ, बट क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न से एग्ज़ाम है और सब्जेक्टिव नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको प्रिपरेशन बहुत ही डेप्थ में करना पड़ेगा। इतना बड़ा चैप्टर है, मैं लाइन टू लाइन आपको पढ़ा के बोर तो बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं कंसेप्ट टू कंसेप्ट जाऊँगा और एक एक कंसेप्ट को कवर करूँगा। आपको ये करना है कि उसकी लैंग्वेज को उतना अच्छे से प्रिपेयर करना है कि क्वेश्चंस कितने भी घुमा फिरा के आ जाएं, आप उसको आंसर कर सकें। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कम आते हैं, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे है, इट इज़ सिचुएशन एनालिसिस। हाँ, सिचुएशन एनालिसिस क्या है? देखो, सिचुएशन का एनालिसिस करना मतलब बिजनेस में या आपके बिजनेस के एनवायरनमेंट में जो सिचुएशन है अभी, करंट सिनारियो, उसको स्टडी करना, उसको समझना फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ एंड डिफरेंट एंगल्स, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सिचुएशनल एनालिसिस और एनवायरमेंटल एनालिसिस जो है, इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इट हैज़ टू बी assured that such analysis is conducted periodically to keep the strategies up to date. Obviously, थोड़ा आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे ऐसा बोला है कि सिचुएशनल एनालिसिस कौन कौन सी एरियाज पे फोकस करता है। तो पहले तो प्रॉब्लम पे फोकस करता है, क्या प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, उसकी सीवियरिटी, उसके कॉजेज़ क्या है, पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स, रिस्क टेकर्स, इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल कौन है, ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में जो है वो प्रॉब्लम कहाँ तक प्रिवेल करती है, क्या सिर्फ हमारी कंपनी ये प्रॉब्लम फेस कर रही है या पूरी इंडस्ट्री फेस कर रही है, तो वो भी एक चीज़ होती है। फैक्टर्स विच फैसिलिटेट द बिहेवियर चेंज, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है, सप्लायर्स का बिहेवियर, मार्केट का बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो सब भी स्टडी होगा। कंप्लीट उसके बाद द सिचुएशनल एनालिसिस टेक्स इनटू अकाउंट्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो, हो तो वही रहा है, सिचुएशन को समझना मतलब आज का मार्केट, आज का बिजनेस, हमारी एंटिटी, आउटसाइड द एंटिटी जो कुछ भी हो रहा है मार्केट में, जो हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इकोनॉमी कहाँ जा रही है, कोरोना का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, सब चीज़ों को स्टडी करना कि व्हाट इज़ द करंट सिनारियो। दैट इज़ बेसिकली सिचुएशनल एनालिसिस, उतना ही है। अब इसको जितनी भी अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के आपके सामने प्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, मतलब प्रस्तुत किया जा सकता है, तो वैसा वो कर रहे हैं। और क्या करेंगे, ताकि थोड़ा कंटेंट भी बढ़ जाए, नहीं तो अगर इतना शॉर्ट कर देंगे तो फिर उनके पास कंटेंट ही नहीं बचेगा आपको परेशान करने के लिए। तो चीज़ें वही हैं, लेकिन उसको रिपीट कर करके लिखे जा रहे हैं। मैं भी क्या कर सकता हूँ, रिपीट ही कर सकता हूँ। सूटेबिलिटी ऑफ सिचुएशनल एनालिसिस, यहाँ पे ये बोला है कि ये बहुत ही सूटेबल चीज़ है। एक फोकस्ड, स्मॉल और वेल निटेड, मतलब वेल डिज़ाइंड टीम होनी चाहिए कंपनी में, जो ये काम करती हो, डेटा कलेक्ट करे और जहाँ जहाँ से उनको जो भी ओपिनियन मिलते हैं वो ले, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बारे में सोचें, पॉलिसी बनानी है तो उसके बारे में ध्यान दें, मतलब सब कुछ आपको करना पड़ेगा, हर चीज़ अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी मैक्सिमम आउटपुट जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। इट मे बी डन बाय कंडक्टिंग इन डेप्थ इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप डिस्कशंस, कम्युनिटी डायलॉग्स। ये सब तरीके हैं सिचुएशन को समझने के लिए। लोगों के साथ इन डेप्थ डिटेल्ड इंटरव्यू करो, उनकी राय जानो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझो, उनकी सोच को समझो, ताकि आप उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल सको। फोकस ग्रुप डिस्कशंस, फोकस ग्रुप मतलब जिन ग्रुप्स पे, जिन लोगों पे आपका फोकस है, आपके पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स, पोटेंशियल सप्लायर्स, उन सब से भी बात करो ना, ग्रुप डिस्कशन करो, ताकि उन सबका पॉइंट ऑफ व्यू, उनके डिबेट्स, उनके आर्ग्यूमेंट्स आपको सुनने को मिले, नेसेसरी है। कम्युनिटी डायलॉग्स, ठीक है, डायलॉग होगा, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ बात कर सकते हैं हम, चाहे वो सप्लायर्स कम्युनिटी हो, वो बायर्स कम्युनिटी हो, आप उस तरीके से भी बोल सकते हो। कम्युनिटी मीन्स, इट डज नॉट ओनली मीन द रीजनल और द कास्ट बेस्ड कम्युनिटी, वो भी हो सकती है। स्मॉल ग्रुप्स में मीटिंग्स करो, टास्क फोर्स बनाओ जो इन काम पे लगे, और स्टेक होल्डर्स की वर्कशॉप करो, उनको पार्टिसिपेट करवा के उनसे क्वेश्चंस पूछो, वेरी मच नेसेसरी। टाइमिंग ऑफ कंडक्टिंग सिचुएशनल एनालिसिस, ठीक है, टाइमिंग के लिए उन्होंने क्या बोला है, वो ये बोल रहे हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी डेवलप करने से पहले
बिगिनिंग में आपको ये करना चाहिए। देखो सिचुएशन को समझो फिर आगे बढ़ो ना, तो दिस इज वन ऑफ द प्रिलिमिनरी और द फर्स्ट स्टेप, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बोला है एलिमेंट्स ऑफ सिचुएशन एनालिसिस। देखें क्या एलिमेंट्स है, अब हेड पॉइंट से भी क्लियर हो जाएगा। प्रोडक्ट सिचुएशन, आप क्या प्रोडक्ट आज की डेट में ऑफर कर रहे हो, उसको आप किस तरीके से कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट सप्लाई करते टाइम, प्रोवाइड करते टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप यहाँ पे ये समझो कि कस्टमर्स की क्या नीड है। तो कस्टमर जो है उसकी नीड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बोलते हैं बायर इज़ द किंग, कंज्यूमर इज़ द किंग। तो जो वो चाहता है उस हिसाब से उसको टेलर मेड करके प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कॉम्पिटिटिव सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम। कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटर्स, हमारे साथ जो एकदम स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में जो कंपनीज हैं उनका क्या रोल है वो आप समझो। डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन, रिव्यू योर डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक नेटवर्क, मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, आप प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ तक पहुँचा सकते हो, उसमें आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो वो आप समझो पहले। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हम पढ़ ही रहे थे, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट, वो रिपीट है। अपॉर्चुनिटी एंड इशू एनालिसिस, वो हमारा आगे का टॉपिक है, स्वॉट एनालिसिस वो आने ही वाला है। इफेक्टिवनेस ऑफ सिचुएशनल एनालिसिस, ठीक है, ऑब्वियसली क्या क्या पॉइंट्स इसमें आ सकते हैं। इट इज़ करंटली अडॉप्टेड सिचुएशनल एनालिसिस सिंपल एंड प्रैक्टिकल टू यूज़, जो आप एनालिसिस कर रहे हो क्या वो सिंपल है, प्रैक्टिकल है। इज़ इट ईजी एंड क्लियर फॉर इवन एन आउटसाइडर टू अंडरस्टैंड, ये सब सवाल पूछो। अगर इनका जवाब हाँ मिलता है तो अच्छी बात है, और ऐसी एनालिसिस जो आपने की है वो इफेक्टिव मानी जाएगी। ये पॉइंट्स है, आगे देख लेते हैं। अब आ रहा है स्वॉट एनालिसिस एंड टोज एनालिसिस, दो चीज़ें हैं। देखो स्वॉट और टोज में जो 4 टर्म्स है उसका क्या मतलब है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अब इसमें से 2 चीज़ें इंटरनल होती है, 2 एक्सटर्नल। जैसे स्ट्रेंथ हमारी होती है, वीकनेस भी हमारी होती है, तो वो इंटरनल हो गई। अपॉर्चुनिटीज़ बाहर से आती है, थ्रेट भी बाहर से आता है, तो उसको हम बोलते हैं दे आर द एक्सटर्नल एलिमेंट्स। तो जनरली इंटरनल एलिमेंट्स में स्ट्रेंथ और वीकनेस, और एक्सटर्नल एलिमेंट्स में अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट, ठीक है। तो ये बेसिक एक बाइफर्केशन होता है। अब 2 तरीके के मैट्रिक्स हैं, 2 तरीके के एनालिसिस हैं, जिसमें एक में बोला जाता है स्वॉट, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, और दूसरा टोज मैट्रिक्स है, वो उसका उल्टा है, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। हम इसका कंपैरिजन देखेंगे कि दोनों अलग अलग क्यों है, क्या सेम ही है दोनों या डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली 2 नाम दिए तो कुछ फ़र्क तो होगा, तो ऐसा तो नहीं सिर्फ लिखने के लिए लिख दिया। तो क्या डिफरेंस है वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे डिस्कशन में लेने वाले देख लेते हैं। हर एक बिजनेस की स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है उसके पास मार्केट में, क्या चीज़ें उसको परेशान कर रही हैं, वो सब चीज़ों का एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे बोला है कुछ एक्सप्लेनेशन है बेसिक, जैसे स्ट्रेंथ में बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस विच गिव इट एडवांटेजेस ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। ऑब्वियसली स्ट्रेंथ तो वही है ना कि बाकियों से हम कैसे आगे हैं, कैसे अलग है। वीकनेस मतलब ऐसा कुछ नेगेटिव पॉइंट जिस वजह से हम कॉम्पिटिटर्स से पीछे रह जाते हैं, नुकसान में जा रहे हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज, एलिमेंट्स इन अ कंपनीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट अलाउ इट टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजीज टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। बाहर से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आर लाइक सिचुएशनल होती हैं ऑब्वियसली, और हर बिजनेस को कभी ना कभी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आना चाहिए। जैसे पैंडेमिक हुआ, लॉकडाउन हुआ, हम हमारी इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। एवरी वन इज़ ऑनलाइन टुडे, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स बन चुके हैं, आप जानते हो कितनी सारी मोबाइल ऐप्स आ चुकी हैं, और कितने बड़े बड़े एजुकेशन पोर्टल्स बन चुके हैं जहाँ पे आप बच्चे घर बैठे स्कूल की पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब 5th-6th स्टैंडर्ड का बच्चा घर पे बैठ के लैपटॉप कंप्यूटर में अपनी पूरी स्टडीज़ कंप्लीट कर सकता है, इंटरैक्टिव। और आजकल कितना मतलब ट्रेंडिंग हो गया, ये सब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो दिस इज़ समथिंग न्यू। शायद 1 साल पहले ये सब चीज़ों की बात कम हो रही थी, लॉकडाउन आने के बाद ये नीड हो गई, ठीक है, कि अब यही है, लाइव क्लासेस जूम पे हो गए। दिस वाज नॉट द ट्रेंड, बट आज वो ट्रेंड है। तो टाइम के साथ जो चेंजेस आते हैं अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं। लॉकडाउन में सबने बोला कि भाई यार बिज़नेस ही बंद हो गया, बट बहुत लोगों का बिज़नेस चल पड़ा। आपको अगर एग्जांपल चाहिए तो अमेज़ॉन के जो फाउंडर है जेफ बेजोस, उनका एग्जांपल ले लो। कितनी उनकी नेटवर्थ थी बिफोर लॉकडाउन, और कितनी आफ्टर लॉकडाउन या ड्यूरिंग द लॉकडाउन ग्रो हो गई। अगर आप वो स्टडी करोगे तो आप सोचोगे 100% जो नेटवर्थ है वो डबल हो गई। मतलब $100 बिलियन से
$200 बिलियन टच करना विद इन 6 मंथ्स, इट इज़ नॉट अ जोक, इट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन वो हुआ है क्यों? बिकॉज क्राइसिस में डिमांड तो आप ही की है, ठीक है। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन सर्विसेज, फिजिकल डिलीवरी तो आप लेने तो जाओगे नहीं, सामान घर पे मिल रहा है तो वही मंगवाओगे, पैसे भी नहीं देखोगे। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है थ्रेट्स, वो भी है आउटसाइड एनवायरनमेंट से, कंपटीशन भी हो सकता है ये, और पॉलिसीज़ भी हो सकती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो थ्रेट्स के अलग अलग रीजंस पॉसिबल हैं कि भाई थ्रेट क्यों है और क्यों नहीं, तो वो सब चीज़ें भी हम समझेंगे, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे। देखो यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं, ये आपके रेफरेंस के लिए, आप उसको रीडिंग में ले सकते हो, आपके मटेरियल में मैंने ऐड किए हुए। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई वही चीज़ यहाँ पे भी मिलती जाएगी। आगे बढ़ सकते हैं। देखो टोज में क्या बोला है, थोड़ा यहाँ पे रीडिंग जरूरी। Though the toes was created through rearrangement of the letters of SWOT, yet it may not be considered as just reversal of the sequence. This is so because while in the SWOT analysis, one starts with evaluation of internal strengths and weaknesses and then seeks the manner of their best application, taking into account the external business environments. TOWS analysis scans the opportunities and threat existing in the external environment and then generates, compares and selects strategies based on the internal strength and weaknesses. देखो उल्टा है, अप्रोच उल्टा है। स्वॉट एनालिसिस में क्या हो रहा है, स्वॉट एनालिसिस में ये हो रहा है कि पहले अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस का एनालिसिस किया जाता है, और उसके बेसिस पे फिर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढा जाता है, सर्च किया जाता है, और थ्रेट्स के साथ हम अपने आप को बचाने की, उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। टोज मैट्रिक्स में उल्टा है। टोज मैट्रिक्स में ये है कि मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी आई है कि ऐसा ऐसा है, अब उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस होनी चाहिए वो पहले पता लगाओ, और उसमें से हमारे पास कितनी है फिर उस पर आओ। तो अप्रोच पूरा उल्टा है। एक स्वॉट ये है कि हमारे हिसाब से आउटसाइड में जाके देखना कि क्या हो रहा है, और टोज में ये है कि बाहर क्या हो रहा है उसके हिसाब से अपने आप को एक तरीके से रीबैलेंस करना, असेस करना, और फिर उसके बेसिस पे स्ट्रेटेजाइज करना। तो ओरिएंटेशन, द स्टार्टिंग पॉइंट इज डिफरेंट। इंटरनल टू एक्सटर्नल देन इट इज स्वॉट, एक्सटर्नल टू इंटरनल देन इट इज टोज, ठीक है। बेसिक डिफरेंस पता चलने के बाद ना आपको ये सारा रिपीट रिपीट लगेगा, पढ़ते पढ़ते अपने आप समझ में आता जाएगा क्या चल रहा है। तो इसमें आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मैं इंटेंशनली आपको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत पक जाओगे, बोर हो जाओगे यार। एक बार पढ़ के तो देखो, डाउट्स है तो मैं बैठा हूँ ना आपके लिए, कहाँ मना कर रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें ना ये लोग कंपैरिजन करते हैं, ये अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, और मैंने कुछ डायग्राम्स भी आपके लिए कलरफुल से रखे हुए हैं। बुक में तो ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंटेड होंगे, वो कलरफुल प्रिंट आउट मेरे और आपके दोनों के बजट में नहीं है ओबियसली, लेकिन यहाँ पे आपको उसका कलर्ड वर्जन दिखेगा, थोड़ा पढ़ने में मज़ा आएगा। देखो अब जो स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, थ्रेट जो भी हम बात करते हैं ना, उसके 2 डायमेंशनल कॉम्बिनेशंस हम लेंगे। 2 डायमेंशनल कॉम्बिनेशंस में क्या होगा, जैसे मेरी स्ट्रेंथ है ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, और आज बच्चे वही मांग रहे हैं कि सर ऑनलाइन चाहिए, हम नहीं आ सकते क्लास पे, सिचुएशन ऐसी है, हमें भी डर लगता है, पेरेंट्स को भी डर लगता है, और आपको भी डर लगता होगा, तो हम क्लास पे नहीं आ सकते। मैंने बोला ये तो बेस्ट काम हो गया, मेरी तो स्ट्रेंथ है और आपको वही चाहिए। तो जो चीज़ मेरी स्ट्रेंथ है वही चीज़ आपकी अपॉर्चुनिटी, या उसी की मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो इसको तो मैं फिर बोलते हैं ना, वो गाड़ी फुल गियर पे चलाऊंगा यार, अब तो मैं ऐसा भागूंगा ना कि सबसे आगे मैं ही निकलूंगा, कोई दूर दूर तक मेरे पीछे नहीं होगा। तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन पॉसिबल। तो वहाँ पे आप अपने रिसोर्सेज को और आपके पास जो कुछ भी स्ट्रेंथ है उसको ऑप्टिमाइज़ करके जितना फ़ायदा उठा सकते हो उतना उठाने की कोशिश करोगे, यही अप्रोच रहेगा आपका। और दूसरा इसके बाद और क्या हो सकता है, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी। देखो मार्केट से अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट उस डिपार्टमेंट में हम वीक हैं, तो हमें उस पार्ट पे मेहनत करना शुरू करना चाहिए, और अपनी वीकनेस को ओवरकम करके स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ये सारा जो प्रॉब्लम हम अभी फेस कर रहे हैं वो फेस ना करें, एडवर्सिटी को हम एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो वो चीज़ हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ST, दैट इज स्ट्रेंथ एंड थ्रेट। अब देखो मार्केट से कुछ थ्रेट आ रहा है, मतलब रिस्क है, लेकिन उस डिपार्टमेंट में, उस एरिया में हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब ऐसा है कैश फ्लो कम होने वाला है, अभी थोड़ा स्लो चलने वाला है, बट हमारे पास कैश बैलेंस की कोई कमी है नहीं, तो वी विल बी एबल टू मैनेज, ठीक है, वो हो जाएगा। वैसे ही वीकनेस और थ्रेट की अगर हम बात करें तो ये सबसे बुरा है, मतलब एक तो मार्केट से आ रहा है थ्रेट,
और उस डिपार्टमेंट में आप हो वीक, तो डबल मार पड़ गई ना, एक्सटर्नल तरीके से भी प्रेशर, इंटरनल तरीके से भी प्रेशर। तो दिस इज़ द वीकेस्ट सिचुएशन। यहाँ तो आप बस मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि तैर जाओ ना, बहुत बड़ी बात है। मतलब उस सिचुएशन से आप बाहर निकल लो और सर्वाइव कर जाओ ना, दैट इज़ द ओनली थिंग पॉसिबल, और आपको उसी पे फोकस करना चाहिए। तो यही यहाँ पे भी वो बोलना चाह रहे हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो हो सकते हैं। तो आई होप ये आपको पता चल रहा होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं इसके बाद। अब यहाँ पे जो हम अभी टॉपिक देख रहे थे, वही चीज़ को इन्होंने रिपीट काफ़ी बार किया हुआ है। आपको एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ के भी बहुत सारे चीज़ें दे रखी है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे भी आप देखोगे तो वापस से वही है, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी, जो डायग्राम में था ना, जो चार्ट में था, वही चीज़ यहाँ पे भी रिपीट की है। तो आप पढ़ो, जितनी बार आप पढ़ोगे थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट भी वही है। अब इन्होंने बोला कि कौन से केस में आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, देखो रिलेट करा रहा हूँ, सिर्फ आप ये समझना कि आपको रिलेट हो रहा है कि नहीं। जैसे हमने देखा फर्स्ट केस, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट है। तो स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? एग्रेसिव, मार्केट कैप्चर करने की, नंबर 1 बनने की, सारे कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ देने की। तो वही स्ट्रैटेजी होगी ना हमारी। तो हम मौका थोड़ी ना छोड़ने वाले हैं। तो दैट इज़ द अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, तो वही होना चाहिए। तो उसके लिए आप जितनी मार्केटिंग, जितना अपना डायमेंशन बढ़ा सको, नेटवर्क लॉजिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग कर सको, वो सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद है कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी। कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी जो है वो कब काम आएगी? जब आपकी स्ट्रेंथ है लेकिन सामने मार्केट से आपको थ्रेट मिल रहा है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करके थ्रेट को ओवरकम करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सोच समझ के ध्यान से कॉशियस होकर चलना ज़रूरी है। फिर डिफेंसिव, डिफेंसिव वाला तो वो है वीकनेस और थ्रेट। ठीक है, वीकनेस भी है और थ्रेट भी है। तो उसके लिए जो स्ट्रैटेजी फॉलो करने को बोल रहे हैं दैट इज़ डिफेंसिव स्ट्रैटेजी। और लास्ट जो बचा, जहाँ पे हमारी वीकनेस है बट मार्केट से अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो हमें थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो जाना चाहिए। अभी तक हम क्या कर रहे थे? जैसे चल रहा था चला रहे थे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि अगर हम थोड़ा सा कंपटीशन में ध्यान दें और बाकी लोगों से जहाँ जहाँ हम लैग कर रहे हैं उसको ओवरकम करने की कोशिश करें, तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी लगा के हम अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल के उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है आगे हम एग्रेसिव स्ट्रैटेजी की तरफ भी चले जाएं। तो ये भी पॉइंट है। नेक्स्ट, अब कुछ केस स्टडीज़ है आपके रेफरेंस के लिए। जैसे एप्पल की बात की है कि अगर आप उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ो तो आपको क्या मिलेगा। तो ये एक ऐसा पार्ट है कि आपको एज एन एग्जाम्पल उसको लेना है। और आप जब ये पढ़ोगे ना, तो एप्पल ऐसी कंपनी जो सबके लिए वेल नोन है, तो उसमें मेरे लिए कोई मेहनत नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊँ। जब आप उसको पढ़ोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, एप्पल के पास क्या प्लस पॉइंट्स है और क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। भाई सस्ते प्रोडक्ट नहीं बनाते, हर बायर को केटर करने की कोशिश नहीं करते, कैश रिजर्व्स, प्रॉफिट अर्निंग्स, सेल्स टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मोनोपोली काइंड ऑफ है, क्योंकि उस टाइप का ओएस जो वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें होती। ठीक है, तो एक ब्रांड वैल्यू है, एक स्टेटस सिंबल है, तो वो सब पॉइंट्स आपको यहाँ मिलेंगे। थ्रेट क्या है उनको? चाइनीज़ कंपनीज़ के सस्ते मोबाइल भी कहीं ना कहीं उनके लिए थ्रेट है। नाइकी का एग्जांपल है, नाइकी इज़ अ वेल नोन ग्लोबल ब्रांड, स्पोर्ट्स ब्रांड है, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, शूज़ और ये सब चीज़ें जो है आती है, फुटवेयर, बहुत कुछ है। तो क्लोथ्स एंड एसेसरीज़ भी हैं, स्पोर्ट्स वेयर। तो उनकी क्या स्ट्रेंथ, वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट है, यहाँ सब दिया हुआ है। अगेन इट इज़ एन एग्जाम्पल फॉर यू। तीसरा केस भी है, इट इज़ द केस ऑफ पेप्सी। तो ये सब आपको पढ़ना है पहले, इसमें से आपको उसके पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, समझना है कि जो मैंने समझाया है उससे रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, तब वो ज़्यादा आपको और डिटेल में क्लैरिफाई होगा। तो इसमें मेरी ज़रूरत आपको कम पड़ेगी, इसलिए मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ। पहले एक बार पढ़ो तो सही। थोड़ा बहुत ना सेल्फ स्टडी किया हुआ बहुत इंटरेस्टिंग भी लगने लगता है, और क्योंकि स्ट्रैटेजी है आपको मज़ा आएगा। तो यू शुड ट्राई, एक बार आप करके तो देखो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ तक एक पार्ट आपका कंप्लीट होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद अब पोर्टफोलियो एनालिसिस स्टार्ट हो रहा है। तो आई गेस अगर हम इसको बाद में भी रखें तो चलेगा, क्योंकि या नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि फिर उसमें पोर्टफोलियो एनालिसिस में मैट्रिक्स वाला पार्ट पूरा स्टार्ट हो जाएगा एंड इट विल टेक टाइम। तो जल्दबाजी नहीं करते, हमें कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं, आराम से अपने प्रिपरेशन करते जाएंगे टॉपिक बाय टॉपिक। आप लोग भी तब तक इतना पार्ट पढ़ के कंप्लीट करो। जब ये हो जाए तो फिर हम अगले लेक्चर में आगे के टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं, एंड आपकी कोई क्वेरीज हुई तो उसको भी कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।